हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचईएससी हुआ करता था, अब ये नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी 2022 में। इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। टेस्ट नंबर 53 इस बैच में कंप्लीट हो चुके हैं और 75 to 80 टेस्ट आपको करवाने का इसमें टारगेट रखा है। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए वेबसाइट विजिट करके study247.in, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और उसमें सफिशिएंट मटेरियल आपको आपके सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस सेट और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है। उसको रेगुलर आप पढ़ते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, तो उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना ये सफिशिएंट रहेगा। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें 1 फरवरी से आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे। और जिनको जनरल स्टडीज में काफी इश्यू है, जिनका जीके का पेपर जीके जो सिलेबस है या जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें दिक्कत है, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है या किसी इस तरीके से है, तो उनको इश्यू रहता है। तो आप पहले पीडीएफ पढ़िए और फिर टेस्ट दीजिए। आपको एक बार कम से कम 50 टेस्ट तक जो आपको सेंड किए हैं उनका आपको पहले पीडीएफ पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। और एक बार आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद जब रिवीजन करवाएंगे या फिर आप खुद से रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है तो 1 महीने में आराम से रिवीजन हो सकता है। उस टाइम पे फिर आपका अच्छे से रिवीजन आप खुद के लेवल पे भी उनका कर सकते हैं। और 1 फरवरी से जब हम रिवीजन शुरू करेंगे तो उसमें कुछ नया और पुराना दोनों का रिवीजन शुरू करवाएंगे। लेट्स बिगिन। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यहां बात हो रही है कुष्ठ रोग से। कुष्ठ रोग क्या है? लेप्रोसी। कौन सा कंट्री है जो लेप्रेसी फ्री अभी डिक्लेयर हुआ है, कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने ऑफिशियली तौर पे ये डिक्लेयर किया, घोषणा की है कि ये जॉर्डन है जो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट इसीलिए ये क्वेश्चन वही करवाए जाते हैं जिनकी कोई खासियत होती है और उनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं। जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? इस तरीके के क्वेश्चन जो बजट से जुड़े हुए हैं वो स्कीम के पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। एक शिफ्ट में जब पिछली बार एग्जाम हुआ था ये, तो एक शिफ्ट में 18 क्वेश्चन आए थे हमारे टेस्ट सीरीज से और एक शिफ्ट में 24 क्वेश्चन आए थे टेस्ट सीरीज से। तो जिसमें 18 क्वेश्चन आए थे उसमें 2 या 3 क्वेश्चन बजट के थे और वो उस टाइम हमने बजट कवर नहीं किया था। इस बार हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हैं, कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ रहे जिसमें से कि पिक एंड चूज करें, उसको पूरा डिटेल में पूरा हर टॉपिक को अच्छे से कवर करवा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? ये इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूछा है, बायोटेक्नोलॉजी का। ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायोराइड योजना को। बायोराइड योजना को अभी अप्रूव किया है। बायोराइड स्कीम क्या है? ये सपोर्ट करता है जो कटिंग एज है, कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, उसके लिए है। ये एक तरीके से जो अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास है उसका है ये। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इनकी अध्यक्ष अभी बनाया है विजया किशोर रहाटकर। श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये 9वीं अध्यक्ष हैं विमेन कमीशन की, राष्ट्रीय विमेन कमीशन की 9वीं अध्यक्ष है। इनसे पहले विजय किशोर राहटकर जी से पहले थी रेखा शर्मा जी।
रेखा शर्मा जी 8वीं अध्यक्ष थी और रेखा शर्मा जी से पहले 7वीं अध्यक्ष थी ललिता कुमार मंगलम और उनसे पहले 6ठी अध्यक्ष थी ममता शर्मा जी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी चर्चा में है। और ये जो आज टेस्ट कर रहे हैं हम, ये टेस्ट पूरा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। बीच बीच में आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी हम करवाते रहते हैं ताकि वो भी अच्छे से साथ में चले, फुल लेंथ टेस्ट भी करवाते हैं। ये आज का टेस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? इस तरीके के क्वेश्चन के पूछे जाने के आपके एग्जाम में चांस लगभग 90% हो जाते हैं, 100% भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है, रिसर्च में कुछ नया हो उसको लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ नया हो उसी के क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टैटिक पोर्शन है, पुराने क्वेश्चन है, वो नहीं पूछे जाते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, और ये कहां दिया है? नाग्यालंका आंध्र प्रदेश में। नाग्यालंका आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी है। नाग्यालंका कहां पे है? यह आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, कृष्णा जिला, उसमें ये नाग्यालंका एक गांव है कृष्णा जिले में। यहां नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तेजस लड़ाकू, ये इसमें जो पहली महिला फाइटर बनी है, ये स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह है। अक्टूबर 2024 में किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है अक्टूबर 2024 में किन भारतीय भाषाओं को? देखिए, अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही ये दर्जा दिया गया है 5 लैंग्वेजेज को। कितनी लैंग्वेजेज को दिया है? 5 को दिया है। और ये कौन सी है? मराठी को दिया गया है। मराठी के अलावा पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली, इनको ये दर्जा दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 5 तो ये नई है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। 6 पहले से थी, 6 भाषाओं को पहले से ही ये दर्जा प्राप्त था क्लासिकल लैंग्वेज का, शास्त्रीय भाषा का। और वो 6 कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये 6 पहले से थी। अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है 11। किस टीम ने वर्ष 2024 के लिए ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? देखिए, ये काफी चर्चा में रहा था, ये इसलिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको। कौन सी टीम ने अभी 2024 का ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये अभी रिसेंटली ये ट्रॉफी हुई थी 2024 में, और इसका जो अभी 2024 में हुआ था, ये 15वां था, 15वां खिताब था। मुंबई ने 15वां खिताब जीता है। ये लगभग 27 साल के बाद मुंबई जीता है इसको। अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि देखिए, इसमें क्या है, ये इसमें 2 इनिंग होती है। तो जो फर्स्ट इनिंग हुई थी, उसमें फर्स्ट इनिंग में मुंबई ने लीड लिया था, और ओवरऑल है ये ड्रॉ हो गया था। ओवरऑल ड्रॉ हो गया था, इसमें कोई जीता नहीं था, कोई हारा नहीं था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में मुंबई के पास लीड थी, उसके बेस पे ये इनको विनर डिक्लेयर किया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। देश का पहला साहित्यिक संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला साहित्यिक संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? क्योंकि ये पहला है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है और पहला है। ये जो लिटरेरी म्यूजियम है उसकी बात हो रही है। कंट्री का पहला ये हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश सरकार काशी यहां पे पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना की पहल कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, और इसके लिए
ये काशी वाराणसी में इसकी स्थापना करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें लगभग 25 करोड़ का बजट भी अलॉट हो चुका है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता रहता है कि ये पढ़ना है और ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जफर हसन को जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला सेकंड, उन्होंने जो पहले थे बिशार खाशावने, उनकी जगह नियुक्त किया है। पहले कौन थे? बिशार खाशावने थे और उनकी जगह जाफर हसन को नियुक्त किया है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पे देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महात्मा गांधी की अभी 155वीं जयंती थी, इसके मौके पे देश का ये पहला है इस तरीके का बापू टावर। इसका उद्घाटन कौन से स्टेट में किया गया है? देखिए, ये किया गया है गर्दनी बाग में। कौन सी जगह? गर्दनी बाग। गर्दनी बाग में ये किया गया है और गर्दनी बाग है बिहार में। ये इस तरीके का पहला टावर ये बनकर अब तैयार भी हो चुका है। एक्चुअली ये देश को समर्पित हो चुक कर दिया है यहाँ पे ये टावर। बी इसका करेक्ट आंसर है। खबरों में रही लिटिल प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके का आया था, तो कुछ लोगों ने देखा कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमसे, जबकि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसे पूछा है? इस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। आपके जो इवेंट है, चर्चा में है, उसको कहीं इंटरकनेक्ट करके पूछ ले जाते हैं। अभी जैसे चर्चा में है, खबरों में रही लिटिल प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? अब देखने में लगता है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये करंट अफेयर्स में चर्चा में है। या फिर आप एनवायरमेंट से संबंधित देख सकते हैं, इसको एनवायरमेंट में से जोड़ के देख सकते हैं। ये जो प्रेस्पा झील है, ये एक तो सबसे जो पुरानी टेक्टोनिक लेक है उनमें से एक है। दूसरा, ये सबसे ऊंची टेक्टोनिक लेक है। तीसरा, ये यूरोप की सबसे पुरानी टेक्टोनिक लेक है। चौथा, ये बाल्कन जो पेनिनसुला है, बाल्कन प्रायद्वीप, उसकी सबसे ऊंची टेक्टोनिक लेक है और ये अब धीरे धीरे सूख गई है। ये लगभग सूख गई है। ये 450 हेक्टेयर में है ये झील। ये इसका ज्यादातर हिस्सा तो ग्रीक में है, ज्यादातर हिस्सा ग्रीक में है और इसका जो सदर्न पार्ट है इस झील का, जो दक्षिणी हिस्सा है, वो अल्बानिया में आता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। बतुकम्बा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बतुकम्बा फेस्टिवल है, ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? बतुकम्बा फेस्टिवल ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भाग में हिस्सों में मनाया जाता है। ज्यादातर तेलंगाना, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। ये जैसे नवरात्रा है, नवरात्रि के टाइम 9 दिन तक का, वैसे ही ये 9 दिन तक मनाया जाता है। ये एक तरीके से फूल त्योहार भी कहते हैं इसको, फल फूल होता है ना, वैसे वो फूल त्योहार। और जो आम तो अगर ग्रेगरियन कैलेंडर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में खबरों में रहा, अब ये खबरों में क्यों रहा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य? क्योंकि अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी मिल गई है, इसलिए ये चर्चा में है। सेंटर ने अप्रूव कर दिया है टाइगर रिजर्व, एक कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी मिली। दूसरा, ये अभ्यारण्य जो विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला है उसमें है, विंध्याचल माउंटेन रेंज में। कौन सी नदियां हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे सोन रिवर, इसके अलावा दुर्गावती रिवर, ये रिवर सिस्टम है यहाँ पे। काव, सोन, दुर्गावती और उनकी जो ट्रिब्यूटरी है वो रिवर सिस्टम है
इस कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और इसके आसपास का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसकी बात करें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ा हुआ है बिहार का कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और फिर आगे देखेंगे तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है और फिर ये जुड़े हुए हैं आगे, जैसे मध्य प्रदेश में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, फिर आगे पन्ना है, इस तरीके से जुड़ा है। लेकिन कैमूर उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा से जुड़ा हुआ है और ये बिहार में है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से और ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को जो बालिकाओं के अधिकार और दुनिया में लड़कियों के सामने जो भी चुनौतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया था। और इसमें एक संकल्प था 66/170, उसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने। और अभी चर्चा में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी ब्रिटेन में एक इशू चल रहा है काफी, वो कभी फिर डिटेल में करेंगे, लेकिन इस तरीके का ही चल रहा है। वहां कुछ पाकिस्तानियों की खबर आई है जो बहुत ज्यादा जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनका उन्होंने लगभग हजारों बच्चियों का पिछले 10-15 सालों से वो रेगुलर वो कोई रेप वगैरह का इश्यू है जिसमें पाकिस्तानी शामिल है। लेकिन अब वहां गवर्नमेंट ऐसी है कि वो उनके बोर्ड पे बनी हुई है, इसलिए वो उन्होंने जो इंक्वायरी बैठी है उसको रोक दिया गया है और ये काफी पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्र मिशन लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष आयोग ने अभी जो रिसेंटली ये एक जॉइंट मिशन है चंद्र मिशन, भारत और कौन से देश का है जिसका नाम है लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन है भारत और जापान का, जिसको अभी रिसेंटली अंतरिक्ष आयोग ने मंजूरी दी है। और जापान का कौन सा है? जापान का है जाक्सा। ये 5वां चंद्र मिशन लूपेक्स है जिसको मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता घोषित किया है? अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने ये डिक्लेयर किया है जो इंडिजीनियस काउ ब्रीड है उसको एज ए राज्य माता गौ माता? ये कौन से राज्य ने डिक्लेयर किया है? रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको ये डिक्लेयर किया है एज ए कल्चरल इंपॉर्टेंस राज्य माता गौ माता, महाराष्ट्र स्टेट ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 ये खिताब जीता है अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित हुआ था। ये कहां पे हुआ था? मुंबई में इसका आयोजन हुआ था और इसमें निकिता पौरवाल ने जीता है। ये निकिता पौरवाल ने। जो वैदेही डोंगरे है, वैदेही डोंगरे ये मिस इंडिया यूएस रही है, मिस इंडिया यूएस। और अभी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है निकिता पौरवाल ने। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। किस संगठन ने स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया है? कौन से संगठन ने शुरू किया है स्कैम से बचाओ कैंपेन? स्कैम से बचाओ कैंपेन है ये अभियान शुरू किया है। एक तो इसमें शामिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार प्लस मेटा, भारत सरकार और मेटा ये शामिल है। जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा ही है। मेटा क्या है? ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। इसने और भारत सरकार ने जो आजकल क्या हो रहा है ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर ठगी, इनकी काफी घटनाएं बढ़ रही है। एक डिजिटल अरेस्ट और सुना होगा आपने, तो आप लोग भी जागरूक रहिए। अगर कोई फोन आता है, एक तो देखिए अगर कोई पर्सनल नंबर से कॉल करता है आपको, पर्सनल नंबर से
कॉल करता है और फिर कहता है कि आपके इस बैंक का ऑफर है, इस कार्ड का ऑफर है, ये स्कीम है, तो आप उसको तुरंत काट दीजिए, उसकी बात नहीं सुननी है। और अगर कोई कंपनी के नंबर से फोन आता है तो आप उसकी बात सुनकर फिर जज कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई धमकी देता है कि पुलिस में ये केस हो गया, वो केस है, किसी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो सीधा आप फोन काट के उसको कह दीजिए, फिर उसकी कंप्लेंट जरूर कीजिए साइबर क्राइम में। हम कई बार क्या सोचते हैं कि कंप्लेंट करने से क्या होगा, अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो स्पेशल नंबर फिर बंद हो जाता है, वो नंबर बंद हो जाता है, वो दूसरे किसी को परेशान नहीं कर सकता। इसलिए कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है और उसमें कुछ नहीं लगता है, एक नंबर है जिसपे आप फोन करके और कंप्लेंट कर सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। किस राज्य सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? अभी रिसेंटली CM 7 योजना ये शुरू की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। जो मेधावी छात्र हैं, जो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है, जिनके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं उनके लिए। आवास अधिकार पाने वाला भारत का छठा PVTG कौन है? ये देखिए, ये पूछा है हाउसिंग राइट्स का। ये वल्नरेबल है, जो PVTG है ये कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल का कम्युनिटी कहा जाता है, वो है ये। तो इसमें अब 5 पहले थी वल्नरेबल कम्युनिटीज, अब इसमें एक छठा और ऐड हुआ है रिसेंटली, और ये ऐड हुआ है मनकड़िया समुदाय। ये एक तरीके से जो काफी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं वो है ये। अब इसमें 5 पहले से थे और छठा अभी ये रिसेंटली ऐड किया है, मनकड़िया समुदाय, और इसका संबंध ओडिशा से है। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से काफी सारे ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो ना तो कोई कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये तो यूजफुल रहेगा, आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइमली। फिर कौन सा देश चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करेगा? अभी ये करेगा, इसका एग्रीमेंट हो चुका है। देखिए, ये कहानी 2015 में शुरू हुई थी, जब मॉरिशस है, ये काफी पुराना है, चागोस आइलैंड है जो, और मॉरिशस गया था जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने मॉरिशस के फेवर में फैसला सुनाया था। लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन पास कर लिया 2017 में। उसके बाद फिर मॉरिशस फिर ये ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें गया, और उसने फैसला सुनाया 2019 में। इसने भी ICJ ने भी मॉरिशस के फेवर में फैसला सुनाया, और फिर काफी देशों ने इसकी आलोचना की कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो अब UK ने मान गया है, और यूनाइटेड किंगडम ये जो चागोस आइलैंड है ये मॉरिशस को दे रहा है। इनके जो अभी स्टारमर है प्राइम मिनिस्टर UK का, और ये मॉरिशस के, इनके बीच में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है जगन्नाथ, और इनके हैं कीर स्टारमर ब्रिटेन के, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो गया है। अभी एक इनका जॉइंट बयान भी आया जिसमें घोषणा की है कि अब ये जो चागोस द्वीप है इसको मॉरिशस को देगा। चागोस द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये इंडियन ओशन में है। कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है चागोस द्वीप, और इंडियन ओशन में भी कहाँ है? मालदीव के पास में है ये, मालदीव के पास में, और ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है चागोस द्वीप। अमेरिका का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका भी यहाँ बेस बना के बैठा हुआ है अपना। और ब्रिटेन ने जब इसको मॉरिशस को कहा कि भाई आप अमेरिका को तो बोलिए वो यहाँ से जाए, तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई हम है जो अमेरिका से डील कर रखी है, शुगर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील हो रखी है मॉरिशस की, और उससे मॉरिशस की इकोनॉमी को फायदा होता है। हम अमेरिका के साथ, हमारी ये शुगर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डील है, इसलिए हम अमेरिका को नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अमेरिका तो नहीं गया, अमेरिका तो अभी भी जम के रहेगा। अमेरिका ने जो इधर आप चाहे सीरिया में देखें,
ये जो अफगानिस्तान में देखें, यहाँ इस बेस का काफी यूज किया है अमेरिका ने, लेकिन ये अभी यूके और मॉरिशस के बीच का है। मॉरिशस को इसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन कवच 5.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवच 5.0 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कवच 0.5 जो 5.0 है, ये मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई है, और ये ऑपरेशन का अभी 5वां लॉन्च किया है, मतलब ये पिछले 5 साल से चल रहा है। इससे काफी अभी इसमें गिरफ्तारियां भी होती है, इसको जला दिया जाता है, कई तरह की ड्रग्स वगैरह इसमें बरामद होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम ध्यान रखना आपको, ऑपरेशन कवच। ये एक्शन है अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये 8वां इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में आयोजन किया गया है। और इसका जो थीम था वो था धर्म और धम्म से ब्रह्मांड विज्ञान। धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें एक तो गुजरात यूनिवर्सिटी थी, अहमदाबाद में है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, और दूसरा इसमें एक इंडिया फाउंडेशन और था, इंडिया फाउंडेशन और गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। एशिया में किस स्थान को हाल ही में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया है? अभी हाल ही में एशिया में ये सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया है, और ये है अंगकोर वाट। ये है कंबोडिया में। कहां पे है ये? कंबोडिया में है अंगकोर वाट। काफी फेमस जगह है ये। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? फास्टैग देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया है, 1 व्हीकल 1 फास्टैग, और ये काम करता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें रुकने की भी जरूरत नहीं है अब तो। खैर, हाल ही में रूस और चीन ने किस जल निकाय में ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? किसने? रूस और चीन ने किया है ये जॉइंट। रिसेंटली रशिया और चाइना ने ये लॉन्च किया है ओशन 24। ये नेवल एक्सरसाइज है। कौन सा है? नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है, और ये इन्होंने सी ऑफ जापान सागर में शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल किया? ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी है, ये टर्म काफी चर्चा में है। और अभी जो ताइवान की नेवी है उसने क्लेम किया है कि जो चाइना की मिलिट्री है वो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी यूज कर रही है अगेंस्ट द जो आइलैंड है ताइवान जिसका जहाँ एरिया है उसमें। और इनकी स्ट्रेटेजी है, जो पहले एक सिविल वॉर हुआ था उस टाइम पे जो जनरल विनफील्ड स्कॉट थे उनके टाइम पे सिविल वॉर प्लान किया गया था। किसी भी आर्मी को सफोकेट करना हो तो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी उस टाइम से फेमस है ये। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इसमें इनको युद्ध भी नहीं करना पड़ता, वो इस तरीके की रणनीति है। इसमें एनाकोंडा की तरह दम घोटने की योजना है, चारों तरफ से घेर लो फिर वो उसका दम घोटने जैसी है, उसको एनाकोंडा योजना कहते हैं। इसमें सामने वाला अपने आप ही आत्मसमर्पण करने का दबाव बना लेता है, बिना लड़े वो ताइवान पे सीधे आक्रमण किए बिना सरेंडर करवाने की योजना है। तो ये चाइना कर रहा है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। हालांकि चाइना ने अभी रिसेंटली अपने बॉर्डर के पास भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो अब वो किस लिए कर रहा है
एक तरफ पीस की मीटिंग्स करता है वो, दूसरी तरफ फिर वो एक्सरसाइज शुरू कर देता है। भरोसे वाला नहीं है चीन। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास काजिंद, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। ये जो अभी हुआ है काजिंद, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। और अभी जो हुआ है 2024 में, ये इसका 8वां एडिशन था। यह हर साल होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और अभी जो हुआ था ये कहां पे हुआ था? औली में। औली कहां है? उत्तराखंड में औली में हुआ है ये, ध्यान रखना है हमें। दक्षिण ल्योनक ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? दक्षिण ल्योनक ग्लेशियर है, ये कहां पे है? देखिए जो साउथ ल्योनक ग्लेशियर है, ये पहली बात तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी ये ग्लेशियर है और ये खूबसूरत लेक भी है यहाँ, जिसका नाम भी है ये दक्षिण ल्योनक लेक। ये लेक भी है, अब ये झील है, ये काफी ज्यादा लगातार बारिश हुई है, उसकी वजह से ये टूट गई है ये लेक। ये एक तरीके से ग्लेशियल लेक है, जिसको हम हिमनद झील कहते हैं, बर्फ की झील। 17,000 फीट की ऊंचाई पे है ये, हिमालय में हिमनद झील, दक्षिण ल्योनक झील, और लगातार बारिश की वजह से ये टूट गई है, अभी सिक्किम में है। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बनाएगा। कभी कभी समाचारों में आने वाला बुडापेस्ट कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन संधि हुई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और जिसका उद्देश्य था जो एक सामंजस्य बनाना, जो राष्ट्रीय गतिविधियां या टेक्नोलॉजी है, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले, और साइबर क्राइम है, जो साइबर अपराध है, उसका मुकाबला करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संधि 2001 में इसका शुरुआत हुई थी। लेकिन ये लागू कब से हुई है? 2004 में लागू की गई थी ये। और भारत बुडापेस्ट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। भारत बुडापेस्ट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। एक लंदन कन्वेंशन और है, लंदन कन्वेंशन, ये 1972 में शुरू हुई थी। वो उसका संबंध किससे है? लंदन कन्वेंशन का समुद्र में जो अपशिष्ट है, समुद्र में जो अपशिष्ट है उनसे संबंधित है। इस समुद्र में जो पॉल्यूशन है उसकी रोकथाम से संबंधित था ये। समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए लंदन कन्वेंशन हुआ था 1972 में। इसके अलावा विमानन क्षेत्र का पूछ लिया जाता है, 1994 का है, 1994 का। ये हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए शिकागो कन्वेंशन था। इसके लिए शिकागो कन्वेंशन विमानन क्षेत्र के लिए 1994 में। बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1972 में 1972 में लंदन कन्वेंशन हुआ था। खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन को 1989 में अपनाया गया था और बेसल कन्वेंशन 1992 में लागू हुआ था। ये वैश्विक पर्यावरण समझौता, जो खतरनाक और अन्य अपशिष्ट हैं उनसे संबंधित है। ये उम्मीद है आपको यूजफुल रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। जी जान लगा के अपनी तैयारी में लग जाइए, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दीजिए। थैंक यू वेरी मच।